आज हम लोग देखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का सबसे लास्ट टॉपिक है ये। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड के कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले अपना लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट सबसे पहले जानते हैं क्या होता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इट इज द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग विथ एन ऑब्स्टेकल। यानी कि ये एक ऐसा फेनोमेनन है, ये क्या है, एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें लाइट का डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लाइट का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। तो कब चेंज होता है, तो जब वो किसी वस्तु से टकराता है। ऑब्स्टेकल का मतलब वस्तु होता है, ठीक है दोस्तों। तो जब वह किसी वस्तु से टकराता है या फिर जब किसी अलग चीज से वो टकरा जाता है, किसी भी चीज से वो जब टकराता है तो उसको हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। उसी फेनोमेनन को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे कि ये एक इंसिडेंट रे था। ये क्या था दोस्तों, एक इंसिडेंट रे है ये। और यहाँ पर मान लीजिए कि ये डस्ट पार्टिकल्स है, ये डस्ट पार्टिकल्स है। तो जब लाइट इससे टकराएगा तो ये अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएगा। लाइट इससे टकराएगा तो अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएगा। तो इसी को स्कैटर मतलब कि अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाएगा। तो यही जो फेनोमेनन है, यही स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एक तरह से आपको रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों ही हो जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट में। तो कैसे, तो आपको इसमें पढ़ना होता है, एक टॉपिक आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब ये जो लाइट का इंसिडेंट रे जा रहा है, जब ये इंसिडेंट रे जाएगा और जाने के बाद किसी ऑब्जेक्ट से, किसी पार्टिकल से टकराता है और टकराने के बाद फिर जब इसी पे वापस लौट जाएगा, इसी पे वापस क्या करेगा, लौट जाएगा। तो यही जो फेनोमेनन होगा, यही जो होगा, इसी को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये बात तो हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। हम लोगों ने स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी जाना कि जब कोई भी लाइट का रे किसी भी वस्तु से टकराएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराएगा, किसी भी ऑब्स्टेकल से टकराएगा, तो जो लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, अलग अलग डायरेक्शन में लाइट के रे जो चले जाएंगे, तो इसी को हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ये चीज हो गई क्लियर। उसके बाद अब अगला पॉइंट जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, तो इसमें आता है टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, तो ये आपको, ये मैं इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि आगे आपको जानना है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कुछ फेनोमेनन होते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के क्या होते हैं दोस्तों, कुछ फेनोमेनन होते हैं। क्या फेनोमेनन होते हैं, तो फेनोमेनन जैसे कि आपको व्हाई द स्काई इज ब्लू, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, मॉर्निंग के टाइम में यानी कि सनराइज के टाइम में और सनसेट के टाइम में सन का कलर रेड क्यों होता है, डेंजर सिग्नल रेड क्यों होता है, ये सब क्वेश्चन जो आते हैं, तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन एराइज होते हैं, ये सभी स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर ही बेस्ड रहते हैं। तो इसको जानने के लिए हम लोग को टिंडल इफेक्ट को उससे पहले जानना जरूरी है। तो देखिए टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स इन इट्स पाथ। अब इसने क्या कहा कि लाइट का स्कैटरिंग होगा उसके पाथ में, उसके रास्ते में जब कोई भी पार्टिकल आ जाएगा। तो कैसा पार्टिकल, तो पार्टिकल वो डस्ट का भी पार्टिकल हो सकता है और कोई बड़ा पत्थर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि सुबह सुबह जब धूप आता है फॉरेस्ट में, तो वहां पर आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है कि वहां पर लाइट जो है आपको ऊपर से जब आता है, तो जब बारिश होता है, कभी कभार फॉरेस्ट में आप देखिएगा कि बारिश होगा तो पेड़ों के पत्तों पर पानी का ड्रॉपलेट्स रहता है। तो पेड़ों के पत्तों पर जो ड्रॉपलेट रहता है, उस ड्रॉपलेट से जब लाइट पास होते हुए आता है, तब वहां पे टिंडल इफेक्ट का क्रिएशन हो जाता है, तब वहां पे टिंडल इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं, जिसमें कोई भी पार्टिकल्स आ जाए उसके पाथ में। तो ये हो गया दोस्तों टिंडल इफेक्ट।
अब आगे जान लेते हैं, एक पॉइंट है, ब्लू कलर हैज शॉर्टर वेवलेंथ सो इट कैन स्कैटर मोर इजिली। क्या कहा इसने कि ब्लू कलर जो होता है इसका वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है, इसके लिए ये आसानी से स्कैटर कर सकता है, यानी कि आसानी से ये फैल सकता है। उसके बाद एक और पॉइंट, रेड कलर हैज लॉन्गर वेवलेंथ सो इट कैन स्कैटर्ड मच, इट कैन नॉट स्कैटर्ड मच, यानी कि रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वह ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा वेवलेंथ होने के कारण ये ज़्यादा स्कैटरिंग नहीं कर पाता है। तो ये बात हमको कैसे पता चलता है कि कौन पार्टिकल ज़्यादा स्कैटर करेगा कौन नहीं करेगा? तो देखिए दोस्तों, एक साइंटिस्ट थे लॉर्ड रेली। क्या नाम था? लॉर्ड रेली। तो ये जो लॉर्ड रेली थे, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके बताया था इलास्टिक स्कैटरिंग पर कि किसी का भी जो वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट जो होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके फोर्थ पावर के, यानी कि वेवलेंथ जो होगा, इंटेंसिटी जो होगा वह 1 वेवलेंथ फोर्थ। ये लेमडा का साइन है, वेवलेंथ को दिखाने के लिए इसी का यूज किया जाता है। तो ये जो चीज है तो इसको आपको आगे हायर क्लासेज में जानना है, अभी इसके बारे में कुछ विशेष आपको नहीं जानना है। तो इसके लिए मैंने इसको किसी पॉइंट में इसीलिए नहीं लिखा है। और तो देख लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। तो उन्होंने ही ये बात बताई थी कि इसी के हिसाब से इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई पावर ऑफ फोर्थ वेवलेंथ। तो इसी के हिसाब से ब्लू कलर का जो होता है शॉर्टर वेवलेंथ होने के कारण ये स्कैटर्ड ज़्यादा करता है, और रेड कलर का जो लॉन्गर वेवलेंथ होने के कारण ये स्कैटर्ड ज़्यादा नहीं कर पाता है, यानी कि ब्लू कलर से कम स्कैटरिंग करता है। उसके बाद अगला पॉइंट है द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स। ये क्या कहा इसने? तो इसने कहा कि ये जो होता है कलर जो आता है स्कैटर्ड लाइट का, वह डिपेंड करता है उसके पार्टिकल्स पे, यानी कि स्कैटर जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उस पे डिपेंड करता है। तो देखिए दोस्तों, ये भी जो बात कही थी, ये भी लॉर्ड रेली ने कही थी। उन्होंने ये भी बताया था कि यदि साइज जो है वह ज़्यादा छोटा रहेगा तो लाइट का स्कैटरिंग वैलिड रहेगा इनके लॉ पर। साइज जब ज़्यादा छोटा रहेगा, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स हो गया, तो उसी तरह फिर वाटर ड्रॉपलेट्स हो गया, तो उसमें इनका जो लॉ है ये वैलिड रहता है। लेकिन यदि साइज बड़ा हो जाता है, जब साइज बड़ा हो जाता है तो इनका लॉ वैलिड नहीं रहता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो अब हम लोग बात कर रहे थे कि स्कैटर्ड लाइट का जो कलर होता है वह डिपेंड करता है उसके स्कैटरिंग पार्टिकल्स पे। तो वो पार्टिकल्स पे कैसे डिपेंड करता है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब डस्ट पार्टिकल्स रहेगा, और डस्ट पार्टिकल्स और वाटर ड्रॉपलेट्स, तो इसमें मच लार्जर वेवलेंथ हो जाता है, विजुअल लाइट से ज़्यादा वेवलेंथ इसका बढ़ जाता है। यानी कि डस्ट पार्टिकल्स हो गया, और फिर वाटर ड्रॉपलेट्स, तो इसमें क्या होता है कि वेवलेंथ बढ़ जाता है। और वेवलेंथ जब बढ़ जाता है तो जब लाइट आता है सन से, तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाता है, और ये स्कैटर्ड हो जाने के बाद एटमॉस्फेयर हमारा वाइट दिखने लगता है। उसके बाद दूसरा है The air molecules present in atmosphere are smaller than the wavelength range of visible light। क्या कहा इसने कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का जो मॉलिक्यूल्स होता है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है, किसका? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का जो क्या रहता है, मॉलिक्यूल्स रहता है, जो कि एयर में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है, उसका स्मॉलर वेवलेंथ रेंज होता है विजुअल लाइट से। तो इसके लिए यहाँ पर जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट में ज़्यादा स्कैटरिंग नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों,
तो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकला, इससे हमें क्या कंक्लूजन निकला कि द लार्जर पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी कि डस्ट और वाटर ड्रॉपलेट्स के जो डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट्स के जो बड़े पार्टिकल्स किस में प्रेजेंट होंगे, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होंगे, वह स्कैटर्ड करेंगे लाइट को और ड्यू टू विच स्कैटर्ड लाइट, यानी कि लाइट जो स्कैटर्ड होगा उसका कलर व्हाइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि लार्जर पार्टिकल्स जो होंगे डस्ट के और किसके, ये मैं आपको कलर का बता रहा हूँ कि डस्ट पार्टिकल्स और वाटर ड्रॉपलेट्स के जो लार्जर पार्टिकल्स होंगे वो स्कैटर्ड करेंगे लाइट को तो वो व्हाइट हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद द माइन्यूट पार्टिकल्स जो होंगे, जो छोटे पार्टिकल्स होंगे जो कि एयर मॉलिक्यूल्स जैसे कि हो गया, जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, तो ये आपको ब्लू लाइट को दिखाएगा। जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रहेंगे ये क्या करेगा कि ब्लू लाइट को स्कैटर करता है। तो इसी बात को आगे मैं आपको बताऊंगा कि एक क्वेश्चन मैंने आपसे राइज किया था कि व्हाई द स्काई इज ब्लू, व्हाई द स्काई इज ब्लू, यानी कि स्काई का जो कलर होता है, आकाश का जो कलर होता है वह नीला क्यों होता है। तो इसी का आंसर मैं अभी आपको दूंगा कि यहाँ पर जो है स्काई में, यानी कि आकाश में क्या होता है हमारा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस रहता है। आकाश में क्या होता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस रहता है, जो कि बहुत ही क्या होते हैं, माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं। और इसी के कारण, इन्हीं माइन्यूट पार्टिकल्स होने के कारण मैंने आपको ही बताया कि कलर चेंज हो जाता है साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स पर। तो कलर जो चेंज हुआ था, तो माइन्यूट पार्टिकल्स में मैंने आपको बताया था कि कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। माइन्यूट में क्या हो जाता है, आपको ब्लू कलर हो जाता है, और लार्ज पार्टिकल्स में व्हाइट कलर हो जाता है। तो ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही पाया जाता है ना दोस्तों, और तो कुछ नहीं पाया जाता। तो देखिए, और भी मतलब कि बहुत सारे गैस है, लेकिन ज्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन नहीं तो ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या होता है कि स्कैटरिंग जब होता है तो हमें जो है स्काई ब्लू इसके लिए दिखता है क्योंकि यहाँ पर हम लोग का माइन्यूट पार्टिकल्स के कारण स्कैटरिंग होता है, माइन्यूट पार्टिकल से स्कैटरिंग होता है। माइन्यूट पार्टिकल से स्कैटरिंग होने के कारण ये हमें आकाश किस कलर का दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है। ये बात हो गई क्लियर, मतलब कि माइन्यूट पार्टिकल्स का जो स्कैटरिंग होता है, जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, तो इससे स्कैटरिंग होने के कारण एटमॉस्फेयर में ये प्रेजेंट होते हैं, तो इससे स्कैटरिंग होने के कारण हमारा जो स्काई है वह हमें ब्लू दिखता है। उसके बाद एक बात मैं और बता दूं कि अर्थ पर तो एटमॉस्फेयर है, अर्थ पर एटमॉस्फेयर है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन जब हम लोग स्पेस में जाते हैं, स्पेस में जब हम लोग जाते हैं तो स्पेस डार्क क्यों दिखता है, स्पेस में अंधेरा क्यों दिखता है। तो स्पेस में अंधेरा इसके लिए दिखता है क्योंकि वहां पे ना ही तो नाइट्रोजन है और ना ही ऑक्सीजन है, यानी कि स्पेस एक पूरा खाली जगह है, एक वैक्यूम है, तो वहां पे कोई भी गैस प्रेजेंट नहीं है। और गैस प्रेजेंट नहीं होने के कारण लाइट का स्कैटरिंग नहीं होता है, गैस प्रेजेंट नहीं होने के कारण लाइट का क्या नहीं होता है, स्कैटरिंग नहीं होता है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट डजंट अकर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट डजंट अकर, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट अकर ही नहीं होता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जब होगा ही नहीं तो आपको कोई कलर वहां पे कैसे दिख सकता है, जब स्कैटरिंग होगा तभी तो आपको कोई कलर दिखेगा ना। जैसे कि यदि जिसका लॉन्गर वेवलेंथ होगा तो वहां पे रेड कलर आपको दिखेगा, जहां पे शॉर्टर वेवलेंथ होगा तो वहां पे आपको ब्लू कलर दिख जाएगा। डस्ट पार्टिकल के साथ जब स्कैटर होगा तो आपको व्हाइट दिख जाएगा, लेकिन जहां पे कुछ भी नहीं है, एकदम खाली प्लेन, तो वहां पे आपको क्या दिखेगा, स्कैटरिंग ही नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई पार्टिकल्स ही उसको नहीं मिलेगा स्कैटर करने के लिए लाइट को। तो जब कोई पार्टिकल्स ही नहीं है तो वहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट जहां पर नहीं होगा वहां पर क्या होगा कि पूरा अंधेरा रहेगा, पूरा डार्क रहेगा। तो इसी कारण से हमें स्पेस जो है वह हमें डार्क दिखता है, ब्लैक दिखता है, और हमारा जो स्काई है वह हमें ब्लू दिखता है। ये बात हो गई दोस्तों क्लियर। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं अगला जो अपना टॉपिक था कि व्हाई द सन अपीयर्स रेड
वाई द सन appears red at sunrise एंड सनसेट। यानी कि हमें जो है सन का कलर जो है वह लाल क्यों दिखता है, सनराइज और सनसेट के कारण। और दिन में यानी कि जब सन हमारे हेड पे रहता है एट द टाइम ऑफ नून, हमें जो है आफ्टरनून के समय में हमें जो है सन का कलर व्हाइट क्यों दिखता है। तो इसका भी मैं जवाब आपको दूंगा। देखिए क्या होगा इसका जवाब। तो यहाँ पर जो है जब हमें रेड कलर दिखता है तो रेड कलर इसके लिए दिखता है क्योंकि यहाँ पर तो एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होने के कारण स्काई हमें ब्लू दिखने लगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कारण स्काई हमें ब्लू दिखने लगा। लेकिन सन, चूंकि मैंने आपको बताया है कि लार्जर पार्टिकल्स है, सन कोई छोटा पार्टिकल नहीं है, एक बड़ा पार्टिकल है, तो वहाँ से स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होगा, तो वहाँ से जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा तो वो हमारे आई तक पहुंचने पर हमें रेड कलर का दिखाई देता है सनलाइट बीम। यानी कि सूर्य की जो रेखाएं आती रहती है वह हमें क्या दिखती है, रेड कलर की दिखती है। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर जो प्रेजेंट होता है सनलाइट में वह अलग अलग स्कैटर्ड हो जाता है। ब्लू कलर जो प्रेजेंट रहता है सनलाइट में वह स्कैटर्ड हो जाता है। यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो रहता है तो ये स्कैटर हो गया, यानी कि इसका वेवलेंथ कम होता है, ब्लू कलर का वेवलेंथ कम होता है और ये इजिली स्कैटर्ड हो जाता है। तो इसके कारण ये स्कैटर्ड हो गया, यानी कि फैल गया। लेकिन रेड कलर का जो वेवलेंथ है ये लंबा वेवलेंथ है और इसके कारण ये ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं हो पाता है, जिसके कारण कि ये जो सनलाइट है ये ट्रेवल करने लगता है डिस्टेंस, और ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कौन कर पाता है, रेड कलर कर पाता है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा वेवलेंथ है। तो इसीलिए हमें सन का कलर जो है, राइजिंग सन और सेटिंग सन का कलर हमें रेड दिखता है। ठीक है दोस्तों। और हमें जो है सन क्या कहें कि ओवरहेड यानी कि दोपहर के समय में व्हाइट क्यों दिखता है। तो व्हाइट हमें सन का कलर इसके लिए दिखता है क्योंकि उस समय सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने के लिए एक तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, कम डिस्टेंस ट्रेवल करने के कारण, और ये जो है डस्ट पार्टिकल्स, और डस्ट पार्टिकल से सनलाइट मेनली गुजरता है, और उसके बाद जब लाइट पहुंचता है तो शॉर्टर जर्नी के कारण कुछ ही ब्लू कलर का जो लाइट होता है, ब्लू कलर जो होता है, क्योंकि इसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, तो ये क्या होता है कि शॉर्टर डिस्टेंस। एक बात और ध्यान रख लीजिएगा कि हम लोग यदि यहाँ पर हैं और यहाँ पर आपको सन है, ये आपका सन है, ये किस समय का मैं दिखा रहा हूँ, जब दोपहर का समय होगा तब, ये होगा तब का जब आपको सुबह का समय मैं बता रहा हूँ, और ये होगा आपको शाम का समय। तो देखिए यहाँ पर ये जो है जब आप सन आपके ऊपर है यानी कि ओवरहेड है तब आपको यहाँ पर डिस्टेंस कम हो जाता है, जबकि सुबह के समय में और शाम के समय में हॉरिजॉन से निकलने के टाइम में, मैंने पिछले ही बार भी बताया था एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन से सब सन राइज होता है तो हमें 2 मिनट पहले ही दिखने लगता है, तो वो तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्कैटरिंग है, तो इस कारण से यहाँ पे क्या होगा कि सन का कलर रेड क्यों हुआ, ये तो मैंने आपको बता ही दिया क्यों हुआ। क्योंकि यहाँ पर क्या होता था कि ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता था, जिसके कारण कि ब्लू कलर का शॉर्टर वेवलेंथ होने के कारण ये स्कैटर हो जाता था। जबकि यहाँ पर जो है तो यहाँ पर कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है और ब्लू कलर आसानी से ट्रेवल कर लेता है इस डिस्टेंस को, और इसी के कारण जो सनलाइट है वह हमें क्या दिखता है, व्हाइट दिखता है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाता है उस टाइम, और ब्लू कलर कम स्कैटर्ड होने के कारण ये व्हाइट के साथ मिक्स हो जाता है। और व्हाइट चूंकि मिक्सचर ऑफ 7 अलग अलग कलर्स के होते हैं तो इसीलिए ब्लू को भी अपने में मिक्स कर लेता है, और जिसके कारण कि सन हमें क्या दिखने लगता है, व्हाइट दिखने लगता है। ये बात हो गया दोस्तों। अब हम लोग को तीसरा जो मैंने पूछा था आपसे कि डेंजर सिग्नल के लिए रेड कलर का ही क्यों यूज किया जाता है, तो डेंजर सिग्नल के लिए भी रेड कलर का यूज इसके लिए किया जाता है
क्योंकि रेड कलर लिस्ट स्कैटर्ड हो जाता है, यानी कि ये कम स्कैटर्ड होता है, कम इधर उधर फैलता है, जबकि ब्लू कलर का वेवलेंथ ज्यादा, सॉरी वेवलेंथ कम होने के कारण ये ज्यादा इधर उधर फैल जाता है, जिसके कारण कि देखने में दिक्कत ना हो कि कब रेड सिग्नल हुआ कब ग्रीन हुआ। तो इसको देखने के लिए हम लोग को डेंजर के लिए रेड सिग्नल का यूज किया जाता है, ताकि कोई भी आसानी से देख ले, क्योंकि ये ज्यादा स्कैटर नहीं होगा। जबकि ब्लू कलर को यदि रखेंगे तो वो शॉर्टर वेवलेंथ होने के कारण आसानी से क्या हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा, और आसानी से स्कैटर हो जाएगा। तो इसके लिए इसको ब्लू कलर को जो है डेंजर सिग्नल में नहीं दिखाया जाता है, और रेड कलर को ही डेंजर सिग्नल के लिए यूज किया जाता है। ये बात तो हो गई दोस्तों कैची की, क्वेश्चन की, कि किस इसमें जो ये अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब कि कैसे क्या दिखाते हैं, ये हो गया। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, सो मैंने आपको बता ही दिया है। अब मैंने आपको ये भी बता ही दिया था कि एस्ट्रोनॉट या फिर हम स्पेस में ब्लैक कलर क्यों दिखता है, डार्क कलर क्यों दिखता है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी बताए थे, इसी पर मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया वाले पर पिछले वीडियो में मैंने ये न्यूमेरिकल्स भी बताए थे। तो मेरे समझ से एनसीईआरटी में जितना भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि इसमें सारा जो है सब कुछ बताया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन तक बताया हुआ है। तो दोस्तों आज जो है ये चैप्टर हमारा द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड ये हो गया खत्म। तो अब फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।